तो मैं आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा रहा था, 1955 का एक्ट है, और मैं बताया था सेक्शन 8 तक। अब सेक्शन 9 बता रहा हूँ। क्या है सेक्शन 9? है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। क्या है? दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ठीक है, ये पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को। ठीक है, मतलब क्या है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन में? क्या है इसमें? देखिए, ये कहाँ से आया? दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन कहाँ से आया? जेविस विध से। कहाँ से? जेविस विध से। जेविस विधि। ठीक है, जेविस विधि, जेविस विधि से आया है। जेविस विधि कहाँ से आई है? जेविस विधि की देन है। क्या देन है? ये दाम्पत्य अधिकारों, पहले भारत में दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं था। प्राचीन समय से लेके हिंदू विवाह अधिनियम तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं था, लेकिन न्यायालयों ने, कुछ न्यायालयों ने, और व्यवहारता होता था, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। ठीक, न्यायालयों ने एक्ट बनने से पहले कुछ केसों में कहा था। ठीक है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। जेविस विधि के द्वारा ये दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन आया। जेविस विधि पहले इंग्लैंड में प्रचलित हुई, इंग्लैंड में आई। जब इंग्लैंड ने भारत पे अपनी कॉलोनी स्थापित करी, भारत को जब गुलाम बनाया, तो उन्होंने भारत में धीरे धीरे करके समय के साथ उन्होंने जब वो आए, तब वो ले आए क्या? दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन की विधि प्रस्तावित करें यहाँ। फिर जब उसके बाद भारत में जब वो अंग्रेज आए, तो अंग्रेज के माध्यम से आया। ठीक है, धीरे धीरे इस पर 1955 में कानून बना। व्यवहारता तो हो जाता था, लेकिन कोई स्पष्ट कानून न होने की वजह से कोई न्यायालय स्पष्ट तौर पर ये दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन की विधि नहीं स्थापित कर पाया था। ठीक है, 1955 के एक्ट में से स्थापित कर दिया गया। 1955 के एक्ट में से स्थापित कर दिया। ठीक है, अब क्या है? देखिए, जब क्या होता है, जब दो व्यक्तियों की शादी होती है, विवाह होता है, ठीक है, मैरिज होता है, तो उनके बीच में सहचर, संभोग जैसी ये चीजें हैं, करना होना आवश्यक होता है। और इन सब चीजों से कोई एक पक्षकार इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, यदि उसकी संगति में नहीं रहता है और संभोग से इनकार करता है, तो दाम्पत्य अधिकारों का वो हो जाएगा, प्रतिस्थापन का अधिकार उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सहचर मतलब संगति, सहमति, सहवास से वंचित, सहवास न करना, एक दूसरे से सहवास न करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना। और देखिए, विवाह होता है तो ये उम्मीद करी जाती है कि दो व्यक्ति हैं तो दोनों एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। पति है तो पत्नी के सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, पत्नी है तो पति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। ठीक है, ये सब चीजें होती है। सहमति के बिना या किसी न्यायोचित कारण के, देखिए, दोनों की संभोग के लिए सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, सहमति आवश्यक होती है। यदि ऐसी सहमति कोई व्यक्ति नहीं देता है, संभोग के लिए कोई सहमति नहीं देता है, ठीक है, तो दूसरा पक्षकार ऐसे अधिकार को खंडित करवा सकता है, ऐसे अधिकार को तोड़ सकता है। ठीक है, यदि वो नहीं करता है तब किससे? सहवास से करता है, सहवास नहीं करवाता है। ठीक है, जैसे क्या है, देखिए, इसमें दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन में मेन चीज है कि पति पत्नी दोनों को
एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ संभोग करना, संतान उत्पत्ति करना, ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और देखिए ये हो गया दाम्पत्य अधिकारों के प्रति, इस कुछ केसों के माध्यम से भी इसे बताया गया है, कुछ केसों के माध्यम से भी इसे बताया गया है। जैसे क्या है, क्या कौन सी केस है? पहली है दादाजी भीखाजी बनाम रुक्माबाई। दादाजी भीखाजी बनाम रुक्माबाई। दादाजी भीखाजी बनाम रुक्माबाई, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसे दाम्पत्य अधिकार, तो ऐसी केस कहाँ होगी? जिला न्यायालय में होगी, ठीक है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए यदि कोई एक पक्षकार जाता है, ठीक है, तो ऐसी केस कहाँ होगी? जिला न्यायालय में होगी, ठीक। दादाजी भीखाजी बनाम रुक्माबाई 1886, 10 बॉम्बे। देखिए ये केस एक्ट बनने के पहले का है, ये केस कब का है? एक्ट बनने के पहले का है। इस बाद में न्यायालय ने स्वविवेक से दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिसीजन दिया था कि आप ऐसा करेंगे। क्या हुआ था इसमें? दादाजी भीखाजी जो थे वो उनकी शादी हुई थी रुक्माबाई से। रुक्माबाई नौकरी करती थी, ठीक है, और कभी पति के घर में आके रहती थी, कभी पति चला जाता है, पत्नी के घर पे रहता था। ऐसे कुछ साल तक चला। एक समय जब आया कि भीखाजी ने क्या कहा, रुक्माबाई को दबाव बनाने लगा नौकरी छोड़ने के लिए, ठीक है, नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा कि नौकरी छोड़ दो, हमारे दाम्पत्य जीवन का निर्वाह सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो रुक्माबाई ने कहा मैं सहवास और साक्षर के लिए तैयार हूँ, पर नौकरी नहीं छोड़ूंगी। नौकरी छोड़ने से इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि क्या है कि जब वो सहवास और उसके लिए संभोग के लिए तैयार है तो आप उसमें दबाव नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा केस है तीरथ कौर बनाम कृपाल। तीरथ कौर बनाम कृपाल। तीरथ कौर बनाम कृपाल, ठीक है। तीरथ कौर बनाम कृपाल, इसमें भी वही था कि युक्तियुक्ता का क्या आधार होगा, ठीक है। क्या पति को छोड़ना चाहिए, साचर वचर के लिए सब तैयार थी, लेकिन फिर भी पति उस पर क्या नाम दबाव बना रहा था, ठीक है। तो ये चीजें इसमें भी वही कहा गया है, ठीक। जगदीश लाल बनाम श्रीमती श्यामा। जगदीश लाल बनाम श्रीमती श्यामा। जगदीश लाल बनाम श्रीमती श्यामा, AIR 1966। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। देखिए इस बात में जगदीश लाल बनाम श्रीमती श्यामा, AIR 1966 में क्या कहा था? जगदीश लाल और श्रीमती श्यामा दोनों शादीशुदा थे
और शादी से लेकर जब तक केस फाइल किया गया था तब तक पति ने श्यामालाल के साथ कोई संभोग नहीं किया था। ठीक है, वैवाहिक संभोग नहीं हुआ था, विवाह के समय कोई संभोग नहीं हुआ था। श्यामा ने क्या कहा था? श्यामा ने केस फाइल किया, श्यामा न्यायालय के सामने गई और उन्होंने कहा कि मेरा पति नपुंसक है। तो क्या इस आधार पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन किया जा सकता है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये एक युक्त कारण है, इसलिए संभोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे क्या नाम है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए क्या नाम है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिग्री हो गई। इसकी हुई श्यामा की, क्योंकि जो हस्बैंड था वो नपुंसक था। अब नपुंसक व्यक्ति तो सहज संभोग नहीं कर सकता और दाम्पत्य अधिकारों का मेन रीढ़ है संभोग और साहचर्य होना चाहिए साथ में दोनों। ठीक है, ये यही नहीं है तो क्या है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का अधिकार उसे प्राप्त हो गया और न्यायालय ने इसे युक्तियुक्त माना। युक्तियुक्तता का पैमाना माना कि मतलब नपुंसक है तो युक्त है, इसका दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन का अधिकार युक्त है। ठीक है, बाबूराव बनाम सुशीला। AIR 1964, AIR 1964। देखिए, दो पति पत्नी, इसका इस बात में यही था कि क्या दो पति पत्नी के बीच यदि मधुर संबंध नहीं रहे, ठीक है, मधुर संबंध नहीं रहे तो क्या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर पति पत्नी में कुछ न कुछ नोक-झोंक रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अलग कर दिया जाए और उनको अलग करके तलाक तक पहुंचाया जाए। कोशिश करा जाए कि ऐसे शादी को बनाए रखें और चीज़ों को गंभीरता से लिया जाए और उनमें आपस में समझौता करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसमें न्यायालय ने क्या नाम, मधुर संबंध न होने की वजह से न्यायालय ने क्या नाम है, दाम्पत्य अधिकारों को वैलिड नहीं माना। इस ग्राउंड पे आपको दाम्पत्य अधिकारों को प्रत्यास्थापन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यदि क्या नाम है, दो व्यक्ति हैं शादीशुदा तो किसे सिद्ध करने का किस पे भार होगा? सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? सिद्ध करने का भार किस पे होगा? किस व्यक्ति पे होगा सिद्ध करने पर? जो याचिका करता है, जो याचना करता है न्यायालय से, वही तो सिद्धवार्ता का होगा, वही तो सिद्ध करेगा कि हमारे साथ ये सुख नहीं हो पा रहा, हम इस सुख का पालन नहीं कर पा रहे हैं। वही जाएगा न्यायालय के पास और वही क्या करेगा, वही न्यायालय के पास जाएगा, वही रेमेडी मांगेगा, उपचार वही मांगेगा। तो जब उपचार मांगेगा तो सिद्ध करने का भार किस पर जाएगा? याचिकाकर्ता पर जाएगा। इस बात ये चीज है, ये किस केस में कहा गया, सिद्ध करने का भार किस पर जाएगा? श्रीमती कौशल्या बनाम लालचंद, बनाम लालचंद। AIR 1972, राजस्थान। इस बात में ये कहा गया था सिद्धवार्ता का भार किस पर होगा?
तो इस बात में कहा था सिद्धभार्ता का बाद याचिकाकर्ता पर होगा, जो याचना करता है, जो याचिका दाखिल करता है उस पर होगा कि मुझे ये उपचार चाहिए, शादी शून्यकरण करवा दो, शून्य करवा दो, वही सिद्ध करेगा ना कि ये परिस्थितियां हैं। यदि मैं नपुंसक, जैसे कोई व्यक्ति नपुंसक है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो सिद्ध कौन करेगा, जो ये कहता है कि ये व्यक्ति नपुंसक है, तो सिद्ध तुम, अब मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति नपुंसक है, तो मैं सिद्ध करूंगा ना कि सिद्धभार्ता का भार मुझ पर है कि ये व्यक्ति कैसे नपुंसक है। ये एविडेंसेस मुझे देने पड़ेंगे, एविडेंस जो भी प्रस्तुत करना होगा मुझे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। ये हो गया सिद्धभार्ता का भार, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि सेक्शन 9 को संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के आधार पर अवैध करने की बात हुई थी। सेक्शन 9 को हटाने की बात हुई थी। ये तो सेक्शन 9 अव्यवहारिक है, सेक्शन 9 की विधि में कोई आवश्यकता नहीं है, सेक्शन 9 के जो ग्राउंड है वो सही नहीं है। इस पर क्या हुआ था, वाद आया था। कौन सा वाद आया कि इसकी संवैधानिकता, सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर, सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर क्या प्रश्न उठा था कि ये तो हमारे परिप्रेक्ष्य में ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है और औरतें मांग कर दें तो यहाँ चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस बात पे आया, ये इस पे चीजें फिर आई, क्या आई, एक इस पर आया एक केस। इस केस में क्या कहा, इस केस में सरोज रानी नहीं, टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बैया, ये कंपटीशन में भी आता है। टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बैया, वेंकट सुब्बैया AIR 1983 18, आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। टी सरिता बनाम वेंकट सुब्बैया, ठीक है। इस बाद में सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाता है, तो तो इस बात पर जब उठा था तो क्या हुआ था, फैसला क्या हुआ था, तब इस पे कहा गया था आर्टिकल 14 व 21 के आधार पर सेक्शन 9 शून्य संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पे ये जो सेक्शन 9 है क्या ये शून्य है। तो इस बात में कहा गया था हाँ, सेक्शन 9 और सेक्शन 9 14 और 21 का, संविधान के 14 और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए ये शून्य है, ठीक है। इस बात में ये कहा गया था। लेकिन दूसरे बात में, ठीक है, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट। सरोज, देखिए इस सरिता में क्या कहा गया था, सरिता में ये कहा गया था कि शून्य है, ये 14 और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए सेक्शन 9 शून्य है। लेकिन सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने ये कहा था, ठीक, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सेक्शन 9 आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए ये संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो इसके कंटेंट है वो सही है और संविधान के 14 और 21 का कोई उल्लंघन नहीं होता इसके द्वारा, ठीक है। इसलिए सेक्शन 9 अनुच्छेद 14 और 21 की वैधानिकता पर खरा उतरता है और ये शून्य नहीं होगा, न असंवैधानिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी